चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि टॉपिक आज हमारा वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब का हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग इनके बारे में सुने होंगे, बट अब क्या होता है कि जनरली जब आप स्कूल से बाहर जाते हैं, ठीक है, या स्कूल छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। तो वर्ब में क्या पढ़ना है हमें, वर्ब का एजेंडा क्या है। वर्ब तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वर्ब को किस तरह से पढ़ना है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ब में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो टॉपिक वर्ब में सबसे पहले इसका बेसिक्स जानना है। अब बेसिक्स में क्या हो सकता है, बेसिक्स में सबसे पहले हम इसका समझेंगे कि डेफिनेशन क्या हो सकता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। दूसरा हम समझेंगे इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, और तीसरा हमें देखना है इसके रूल्स या यूजेस ये क्या होते हैं। तो ये तीन चीजों पे हमें देखना है, और लास्ट फोर्थ में हम लोग करने जाएंगे क्वेश्चंस। लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों को बढ़ना है। तो आज सबसे पहले इसका डेफिनेशन और टाइप समझने की कोशिश करते हैं, और ताकि आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए, और एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत होता है ना कि कुछ चीज़ें दिमाग में है, कुछ चीज़ें दिमाग से निकल गई, वो सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वर्ब को बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो वर्ब होता क्या। अब वर्ब के बारे में सब लोग बचपन से ये पढ़े होंगे कि वर्ब क्या दिखाता है, एक्शन दिखाता है, आपने ये पढ़ा होगा। या कुछ लोग बोलेंगे कि वर्ब डूइंग वर्ड होता है, कुछ लोगों ने याद किया होगा कि डूइंग वर्ड को वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें सही है, बट ये शैलो है। शैलो क्यों है, इसको हम शैलो कहते हैं। अब शैलो में क्यों बोल रहा हूं, ये जो जानकारी हमने रखा है कि क्रिया, वर्ब का मतलब क्या होता है क्रिया, ये सिर्फ एक्शन दिखाता है, ये गलत है। वर्ब एक्शन के अलावा और भी बहुत सारी चीजों को दिखा सकता है, या इसका अलग अलग तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि वर्ब दिखाता क्या। तो वर्ब कभी भी तीन चीजों को दिखाता है आमतौर पे। अब अलग अलग किताब अलग अलग तरीके से पढ़ाती है, अलग अलग राइटर्स ने इसको अलग तरीके से समझाया है, हम इसको अपने तरीके से समझा रहे हैं, एक बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। तो वर्ब जो सबसे पहला दिखाता है, इसे हम लोग कहते हैं डूइंग। ठीक है, दूसरा जो वर्ब चीज दिखाता है, इसे हम लोग कहते हैं बीइंग, और तीसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं हैपनिंग। तो वर्ब जनरली तीन चीजों को दिखाती है, डूइंग, बीइंग और हैपनिंग। अब आपके मन में आएगा कि ये डूइंग है क्या, बीइंग है क्या, और हैपनिंग है क्या। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले दो चीज समझ लीजिए। देखिए, दो वर्ड का चर्चा हर जगह पे हम करेंगे। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है ऑब्जेक्ट। ये दो वर्ड अगर हम कभी भी बात करेंगे तो समझ लीजिए, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ना हर हो सकता है रूल में इसकी चर्चा की जाए। तो बहुत लोग बार बार ये कंफ्यूजन में ना पड़े कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये समझ लेना, ये दोनों या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग होगा, बट या तो कोई व्यक्ति या वस्तु होगा। ठीक है, तो याद रखना व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो अक्सर फिर बाद में कंफ्यूज मत करना कि सर सब्जेक्ट क्या होता है बता दीजिए। तो ये याद रखना, या तो वो कोई व्यक्ति वस्तु होगा या तो कोई संज्ञा या सर्वनाम होगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसको वापस अपने टॉपिक में समझना है कि इसका इधर जरूरत क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि वर्ब क्या दिखाता है, डूइंग। ठीक है, डूइंग का मतलब होता है एक्शन तो होगा विथ अ सब्जेक्ट, विथ अ सब्जेक्ट। अब विथ अ सब्जेक्ट कहने का मतलब देखो क्या होता है, यानी एक एक्शन हो रहा है और एक्शन करने वाला कोई व्यक्ति उस सेंटेंस में बैठा होगा। अभी हम एग्जांपल से आपको आगे समझाएंगे, बस अभी समझते चलिए। एक्शन हो रहा है और एक्शन करने के लिए कोई पर्सन है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर कहता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आई सब्जेक्ट हो गया, टीचिंग मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है जो उस एक्शन को कर रहा है। बीइंग का मतलब होता है स्टेट,
बीइंग का मतलब होता है स्टेट या कंडीशन। बीइंग का मतलब होता है स्टेट या कंडीशन। अब यहां स्टेट और कंडीशन का मतलब है अवस्था, ठीक है। यानी लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूं आई एम फीलिंग वेल, तो क्या मैं एक्शन कर रहा हूं? मैं एक्शन कर रहा हूं, आई एम फीलिंग वेल, नहीं। बट क्या सेंटेंस में वर्ब है कि नहीं है? है, फीलिंग वर्ब है। तो वर्ब है लेकिन वो एक्शन नहीं दिखा रही है। वर्ब है लेकिन वो एक्शन नहीं दिखा रही, तो उसे क्या बोलेंगे? बीइंग, यानी आपकी अवस्था। तीसरा है हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब होता है एक्शन विदाउट अ सब्जेक्ट। एक्शन विदाउट अ सब्जेक्ट। एक्शन विदाउट अ सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हो गया? ठीक है, इसको हम अभी लिखा देंगे। समझो, बाहर बारिश हो रही है, बाहर कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो एक्शन हो रही है। क्या हो रही है? बारिश, यानी रेनिंग। अब मैं इसे बोलूं इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, एक्शन हो रहा है, बट क्या कोई है पर्सन जो आगे एक्शन कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो खुद ब खुद हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को जहां पे एक्शन हो रहा है बट सब्जेक्ट गायब है, इसी को कहते हैं हम लोग हैपनिंग। तो हिंदी में आपने स्कूल में कभी कभी पढ़ा होगा कि क्रिया का मतलब है कार्य का होना या करना। तो यहां तो किया जा रहा था, यहां ये खुद पे खुद हो रहा था, और यहां बीच में तो काम ही नहीं हो रहा था, ये तो अवस्था की बात कर रहा है, ठीक है। तो कार्य का करना, अवस्था दिखाना और कार्य का खुद पे खुद होना, ये तीन चीजें वर्ब जनरली दिखाती है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? जिन्होंने नहीं किया उसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो डूइंग, बीइंग और हैपनिंग, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तो कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो इसको लिख लेना अगर छूटा है तो। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसका एग्जाम्पल दूं सबसे पहले, तो पहला एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं तो लेट्स सपोज आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? आई है। वर्ब क्या है? एम लर्निंग, ठीक है। अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया डूइंग का। डूइंग का किस लिए एग्जाम्पल हो गया? क्योंकि एक पर्सन है आई जो इस काम को कर रहा है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं और लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि आई एम फीलिंग वेल। आई एम फीलिंग वेल, ठीक है। अब जैसे देखो, यहां सब्जेक्ट तो है, फीलिंग वर्ब है, बट ये फीलिंग एक्शन नहीं दिखा रहा है, ये अवस्था दिखा रहा है, ये कार्य नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग किस चीज में डालेंगे? बीइंग में डालेंगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तीसरा एग्जाम्पल में दूं और फिर अगर मैं कहूं कि इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। अब यहां पे रेनिंग वर्ब तो है, बट इट सब्जेक्ट नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है इस काम को करने के लिए, ये खुद पे खुद हो रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? हैपनिंग। याद रखना, अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से समझाती है, हर राइटर का लिखने का तरीका अलग होता है, बट कोर कॉन्सेप्ट सेम होता है, ठीक है। बट ये कुल मिला के तीन पहलुओं को टच करता है वर्ब, ठीक है। दैट इज डूइंग, बीइंग और हैपनिंग। इसको लिख लीजिए। इट इज रेनिंग आउटसाइड, इसके नीचे, हाँ ये दोनों वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब है। वर्ब देखो दो पार्ट से बना है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आगे हम लोग अभी समझेंगे वर्ब कितने टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये था डेफिनेशन, ये आपको बताया कि वर्ब क्या क्या कर सकता है। वर्ब क्या क्या कर सकता है? वर्ब कार्य को दिखा सकता है, जिसमें कर्ता, कर्ता मतलब एक व्यक्ति, सब्जेक्ट बैठा होगा। वर्ब आपकी अवस्था को दिखा सकता है, और वर्ब एक ऐसे कार्य को दिखाएगा जहां पे कोई कर्ता यानी कोई सब्जेक्ट, कोई डूअर नहीं बैठा हो करने के लिए। अब समझते हैं आगे टाइप्स ऑफ वर्ब, थोड़े टाइप्स के बारे में समझते हैं।
अब टाइप्स भी, किताबें मार्केट की 4 किताब हो सकता है, थोड़ी 2 किताब में अलग टाइप से लिखी हो, दूसरी किताब में अलग टाइप से लिखी हो, किसी में ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव लिखा हो, मेरा तरीका अलग है। यहां समझना, वर्ब को मैं 2 टाइप्स में बांटता हूं, 2 टाइप्स, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स क्या क्या हो गया, ये 2 टाइप्स क्या हो गया, पहला होता है जिसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। कहीं कहीं बुक्स में जनरली देगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, बट अलग है। अगेन आप उस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, देयर इज नो लाइक राइट और रॉन्ग वे, ठीक है। कहने का मतलब है हमें बेसिक्स जानना है, अभी डेफिनेशन किस तरह से भी समझा जा सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले समझो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का तरीका क्या। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी 3 टाइप के होते हैं। फाइनाइट वर्ब सबसे पहला होता है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब यानी फाइनाइट 3 टाइप का होता है, फाइनाइट वर्ब 3 टाइप का होता है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है हमारा मेन वर्ब, और तीसरा है मॉडल वर्ब, तीसरा है मॉडल वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब 3 टाइप के होते हैं, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, और मॉडल वर्ब हमारा, इसको हम लोग आगे समझेंगे डेफिनेशन। नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 टाइप का होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी 3 टाइप का होता है। पहला होता है जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव, इसको इन्फिनिटी मत कर देना, इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है, वो अलग वर्ड है, बहुत लोग उसमें सेम समझ लेते हैं, मे बी शायद प्रोनाउंसिएशन में भी वो लोग गलत कैच कर लेते हैं। इन्फिनिटिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ठीक है, या मे बी शायद स्कूल में पढ़े होंगे, दिमाग से निकल गया होगा। इन्फिनिटिव। सेकेंड है हमारा जेरेंड, जेरेंड, और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपल, यानी ये भी 3 टाइप के होते हैं। फाइनाइट में 3, हेल्पिंग, मेन और मॉडल, और नॉन फाइनाइट भी 3 टाइप के होते हैं, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ओके, समझ में आया? अब सवाल ये आता है कि हमने ये तो बता दिया कि फाइनाइट कितने टाइप का है, हमने ये तो बता दिया कि नॉन फाइनाइट कितने टाइप का है, बट अभी हमें ये समझना ज़रूरी है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पकड़ेंगे कैसे, आखिर इसकी बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैंने टाइप्स पहले बताया, लेकिन अब इसको थोड़ा डिफाइन मैं अलग से करता हूँ, पहले इसलिए मैं टाइप लिखा देता हूँ डायग्राम में। अब समझो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में, फाइनाइट वर्ब के बारे में, ठीक है। देखो, फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब एक इस टाइप का वर्ब होता है, ठीक है, जिसमें हमें सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट का नंबर, अब सब्जेक्ट का नंबर, अब ऐसे रखो, इधर मैं लिख देता हूं, रुक जाओ, इधर लिख देता हूं। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें हमें सब्जेक्ट का नंबर के बारे में पता चलता है, सब्जेक्ट के नंबर के बारे में पता चलता है। अब सब्जेक्ट का नंबर क्या, कहने का मतलब कि क्या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या क्या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, एक है या एक से ज्यादा, ये हमें पता चलता है। दूसरा, हमें टेंस की जानकारी मिलती है कि टेंस क्या है, क्या वो प्रेजेंट टेंस है हमारा सेंटेंस, क्या वो पास्ट टेंस में है या वो फ्यूचर टेंस में। तो फाइनाइट का बेसिक मतलब होता है लिमिटेड। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सीमित होना, यानी लिमिटेड होना, कन्फाइंड होना, ठीक है। यानी फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट की गुलामी करता है। अब कैसे गुलामी करता है हम समझाते हैं। यानी फाइनाइट वर्ब हमें देख के पता चल जाएगा 2 चीज के बारे में। पहला, हमें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर यानी एक वचन में है या प्लूरल यानी बहुवचन में, ठीक है। दूसरा, हमें टेंस की जानकारी मिल जाएगी कि हमारा सेंटेंस का टेंस किस में,
वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस में। अगर ये दो चीज पता चल गई तो वो कैसा वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, हम एग्जांपल इसको आगे देंगे। अब ये अगर आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, क्या चीज पता चलेगा, सब्जेक्ट का नंबर, कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, और दूसरा टेंस क्या है। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट के बारे में समझते हैं, तब फिर एग्जांपल से दोनों को और समझाएंगे हम। दूसरा समझिए नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट ऐसा वर्ब होता है जिसमें हमें कभी भी सब्जेक्ट के नंबर, यानी सब्जेक्ट के नंबर कहने का मतलब कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब बता ही नहीं पाएगा, कि वो केपेबल नहीं है कि बता पाए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है। दूसरा, नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी टेंस की जानकारी हमें नहीं दे सकता, वो नहीं बता पाएगा कि हम किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो इसका बेसिकली सब्जेक्ट से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड या नॉट रेस्ट्रिक्टेड। समझिए, अनलिमिटेड बोलना सही नहीं रहेगा, कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट की गुलामी ना करे। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट का स्लेव है, नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट की गुलामी नहीं करता। ठीक है, अब इसको आपने समझ लिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अब देखो, मान लो कि मैं पहला सेंटेंस लिखता हूं और ये बोलूं कि आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले। दूसरा अगर मैं सेंटेंस बोलूं, शी वॉज गोइंग टू प्ले, शी वॉज गोइंग टू प्ले। ओके, और अगर मैं थर्ड सेंटेंस दूं, दे आर गोइंग टू प्ले। ठीक है, अब यहां समझना, हम इसको तीन सेक्शन में बांटते हैं। पहला सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट हो गए। दूसरा एक ये सेक्शन बनेगा और तीसरा एक ये सेक्शन बनेगा। अब ये तीनों सेक्शन को देखना, पहला समझना, आई, ये एम लगा। अब ये एम किसके लिए लगा, आई के लिए लगा। तो ये एम देख के आपको पता चल गया ना कि सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, एम बता दिया ना, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है, और तो किसी के साथ नहीं लगता। तो ये वर्ब हमें जानकारी दे दिया, दो चीज की जानकारी दिया। पहला कि कौन से काल में है, कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस, पता चल गया पढ़ के। दूसरा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, तो एम के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट लगता है, आई लगेगा ना, शी ही तो कुछ तो नहीं लगता। तो हमें कहीं ना कहीं ये टेंस की जानकारी दे रहा है और कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। दूसरा वॉज, अब वॉज हमें क्या बता रहा है, सबसे पहले टेंस, कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। दूसरा, अब ये वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है कि प्लूरल के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। तो फिर से हमें यह दो जानकारी दे दिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, चाहे सी की जगह सीता भी लिख दे, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो मेरा सिंगुलर है। और दूसरा हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है। ये दोनों पता चल गया पढ़ के। अब आते हैं आर, आर कौन से टेंस में यूज करते हैं, बेसिक है, बच्चा वाला सवाल है। प्रेजेंट में आर कैसे सब्जेक्ट के लिए लगता है, प्लूरल के लिए लगता है। तो फिर से हमें दो चीजों की जानकारी दे दिया कि यानी मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होना चाहिए और मेरा जो टेंस है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये सब इन सब्जेक्ट की गुलामी कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। सब्जेक्ट आई था तो बदल गया, शी था तो बदल गया, दे था तो बदल गया, यानी सब्जेक्ट उस पर हावी है, इसीलिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट इसकी गुलाम है। लेकिन इधर देखिए, ये है आजाद परिंदे, टू प्ले टू प्ले टू प्ले, ये तीन कहता है कि सब्जेक्ट भाड़ में जाए, हमको कोई मतलब नहीं।
सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में रहे कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट पास्ट टेंस में रहे कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट फ्यूचर टेंस में रहे कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, अनकाउंटेबल रहे, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं एक ही फॉर्म में रहूंगा या मुझ पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं कोरोना का वैक्सीन लेके बैठा हूं भाई, तुम लोग जितना उठापटक करना करते रहो, मेरा एक ही स्तर रहेगा। तो इसलिए मैंने यहां भी टू प्ले रखा। तो ये जो है ये आजाद है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए अब इधर वाला जो मेरा वर्ब्स हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे, और इधर वाले जो मेरे वर्ब्स हो गए इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो अब समझ में आया कि नॉन फाइनाइट क्या होता है। वो भी वर्ब था, प्ले क्या है, वर्ब है ना, बट वो सब्जेक्ट से रिश्ता नहीं रखेगा। इसका यही मतलब है। ये देखें सीरियल कौन सा जिसमें मुन्ना भैया थे, क्या नाम था, मिर्ज़ापुर, कि जौनपुर से कोई रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, मिर्ज़ापुर में रहना है तो जौनपुर से रिश्ता नहीं रखना होगा। तो वही नॉन फाइनाइट बोलता है कि सब्जेक्ट जौनपुर है, जौनपुर से रिश्ता रखेंगे तो बता तुम भी मारे गए थे वो भी मारे जाएंगे, ठीक है, शब्दों को चेंज कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया, आपको आई होप समझ में आ गया। चलिए लिख लिया आपने, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्शन। Non-finite verb is not connected to the any subject or tense. It will not tell you about the number of subject, whether it is singular or plural, or whether which tense is it exactly, whether it is in past tense, present tense or future tense. It is totally isolated with the subject. उसको कोई लेना देना नहीं subject से, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये finite और non finite की परिभाषा थी। आगे बढ़ जाए, ठीक है, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, हमें अभी इसके हिसाब से चलना है, नॉन फाइनाइट के हिसाब से, फाइनाइट के हिसाब से चलना है। हमें नॉन फाइनाइट को अभी टच नहीं करना, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम इसकी चर्चा आगे अब नहीं करेंगे, यहीं रोकेंगे। अब हो सकता है आपके मन में आए कि सर इसको भी समझा दीजिए, इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इसको यहाँ नहीं समझेंगे, इसको हम लोग बिल्कुल अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्ब को दो अलग तरीके से पढ़ा जाता है, एक फाइनाइट वर्ब जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, और नॉन फाइनाइट सबसे ग्रामर का अगर कोई टफ चैप्टर है तो वो ये चैप्टर। और जनरली इसको सिलेबस के लास्ट में हम पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि तब तक आपका बेसिक्स मजबूत हो चुका रहता है, तब तक आपका इंग्लिश का अच्छा खासा फाउंडेशन हो चुका रहता है। ये शुरू में पढ़ाने से क्या है ना, लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत चैलेंजिंग लगेगा, इसलिए हम इसको ग्रामर का सबसे टफ चैप्टर मानते हैं। बट इधर वाला जो चैप्टर है ये ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो टफ है इसका मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आगे टेंस में भी इसी का काम आता है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग लेके बढ़ेंगे इस टॉपिक को आगे, दैट इज फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब को और हम लोग आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने बोला कि फाइनाइट वर्ब का सबसे पहला टाइप क्या था, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब का सबसे पहला जो टाइप था वो था हेल्पिंग वर्ब। इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, या तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या तो हेल्पिंग वर्ब बोलिए। ये तीन टाइप के होते हैं। इसका अगर हम फर्दर डिवीजन करते हैं, फर्दर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। इसके अंदर आता है हमारा इज, एम, आर, वॉज और वर, यानी टोटल इधर कितने हो गए, 5। 3 प्रेजेंट टेंस के लिए, 2 पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। दूसरा जो हमारा इसके साथ हम यूज करते हैं, इसका जो नाम है वो कहते हैं वर्ब टू डू, वर्ब टू डू, ठीक है। अब इसमें भी आप लोग गेस कर सकते हैं इजीली कि इसमें क्या क्या हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या होगा, सबसे पहला डू, उसके बाद क्या होगा डज, और उसके बाद क्या होगा डिड, ठीक है। तीसरा नंबर पे जो हमारा आता है इसे हम कहते हैं वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव के अंदर अगेन 3 आता है, सबसे पहले हैज, दूसरा आता है हैव और तीसरा आता है हैड।
तो यानी ये 5 3 3 टोटल हो गया 11। लिखिए इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ओके, किसी को डाउट? ठीक है, इस पे वापस भी हम लोग फिर से आएंगे ताकि इसमें कुछ कुछ और चीजें समझना होगा। अभी बस टाइप समझ लीजिए। ठीक है, अगला हो गया आपका, किसी का छूटा? अगला हमारा जो दूसरा टाइप आता है, फाइनाइट वर्ब का जो दूसरा टाइप आता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब कहने का मतलब है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब कहने का मतलब है मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब कहने का मतलब है मुख्य क्रिया। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मुख्य क्रिया क्या होता है। देखो, मेन वर्ब टोटल होता है 5 टाइप्स का। क्या क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? यस, बताइए। हाँ, मतलब V1 से लेके V5 तक। ठीक है, चलिए, तो यानी ये सबसे पहला हो गया V1, उसके बाद हो गया V2, फिर हो गया V3, फिर हो गया V4 और फिर हो गया V5। यानी ये टोटल 5 तरीके के वर्ब हो गए। पांचों में डिफरेंस कोई बता सकता है? पांचों में डिफरेंस क्या है? ये बहुत लोगों को परेशान करता है। स्कूल में भी बहुत लोग सोचते नहीं पढ़ जानते तो हैं, बट एग्जैक्टली हम अंतर नहीं बता पाएंगे कि पांचों में अंतर क्या होता है। तो थोड़ा आप लोग ट्राई करके बताओ या सोच के बताओ कि V1 से V5 में अंतर क्या होता है? हाँ, टेंस। टेंस का अंतर होता है। टेंस का अंतर होता है। ठीक है, चलो, टेंस का अंतर होता है। मान लो कि मैं लिख दिया प्लेइंग, कौन सा टेंस है? टेंस कौन सा है? आपने बोला टेंस बताएगा, प्लेइंग कौन सा टेंस बता रहा है? कैसे बता सकता है? विल बी, अगर हम इज प्लेइंग लिखें तो प्रेजेंट टेंस, वॉज प्लेइंग लिखे तो पास्ट टेंस, विल बी प्लेइंग तो फ्यूचर टेंस। तो हम सिर्फ प्लेइंग देख के कैसे बता सकते हैं कि टेंस क्या है? यानी ये टेंस नहीं बताएगा, ये फॉर्म है। इसके लिए फिर हमें हेल्पिंग वर्ब का सपोर्ट चाहिए, और यहीं पे काम आता है हेल्पिंग वर्ब का। एक्शन का स्टेट बता। देखिए, ये टेंस बताता है बट सारा टेंस नहीं बता सकता। ये सारा फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस नहीं बताता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखो, पहले V1 और V5 के बीच में हम लोगों को डिफरेंस समझना है, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं में लोगों को प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में आएंगे। ठीक है, तो V1 और V5 ये दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो V1 समझना, V1 को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट प्लूरल। प्रेजेंट प्लूरल, इसको हम लोग बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसको हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म। ठीक है, V5 को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट सिंगुलर। V5 को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट सिंगुलर। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? V1 मतलब फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड से समझ लो, जैसे हो गया प्ले, बेस फॉर्म, कोई भी ING, ED, S, ES कुछ नहीं लगेगा, एकदम बेस प्लेन फॉर्म। ठीक है, मैगी खाते हैं, प्लेन मैगी, उसके बाद अब कुछ उसमें कोई बटर डाल दिया, कोई उसमें फिर क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स डाल दिया, कोई एग बना दिया, और दिल्ली में जाएंगे तो सब डाल देगा। दिल्ली में इतना खतरनाक मैगी बनाएगा ना कि जाइएगा तो बोलेगा आपको भी जगह, आपको भी चढ़ा के बना देगा। ठीक है, हाँ जगह है थोड़ा, तुम भी चढ़ जाओ मैगी पे। तो दिल्ली खतरनाक मैगी बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेन मैगी। V1 इक्वल्स टू प्लेन मैगी, कुछ नहीं, बस मसाला डाले खा ली। V5 प्रेजेंट सिंगुलर क्यों बोलते हैं? इसको प्रेजेंट सिंगुलर कहने का मतलब है कि इसके लास्ट में S या ES लगता है, दो चीज लगता है, S और ES लगता है। यानी मैंने मैगी मसाला डाला, एक्स्ट्रा से बस एक थोड़ा प्याज डाल दिया। ठीक है, समझ लो। यानी V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर, जिसमें क्या लग सकता है? S या
ईएस। तो अब मैंने प्ले में क्या बना दिया, प्लेस कर दिया, प्लेस कर दिया, बस मैंने एस लगा दिया, ठीक है। अब ये दोनों को दिमाग में 100% टाइम रखना पड़ेगा। क्यों? ये चैप्टर में सिंगुलर एंड प्लूरल का जो खेल है सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। यानी प्लूरल वर्ब, मैं नाउन की बात नहीं कर रहा हूं, प्लूरल नाउन नहीं, प्लूरल वर्ब, याद रखना। नाउन का भी प्लूरल होता है, वर्ब का भी प्लूरल होता है, जो आगे अभी और समझाएंगे आपको। तो मैं प्रेजेंट प्लूरल यानी प्लूरल वर्ब बोलूंगा तो आप समझ लेना वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जिसमें एस नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मैं सिंगुलर वर्ब बोलूंगा तो समझ जाना क्या हो जाएगा, एस जिसमें लगेगा, और उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, V5। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप ये दोनों क्लियर हुआ आपका, V1 क्लियर और V5 क्लियर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब समझते हैं V2 को, ठीक है, V2 को समझते हैं। देखो V2 को हम लोग कहते हैं सिर्फ एक ही टेंस में यूज होता है, ये होता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब दो ऐसे टेंसेस समझना, देखो टोटल अगर टेंस बोला जाए, टोटल टेंस कितने होते हैं इंग्लिश में, 3 तो होते हैं, बट बेसिक उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो 12 होते हैं, हर में 4-4 होता है। आप लोग टेंस पढ़े तो जानना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 हो गया। उसी तरह से 4 पास्ट में हो गया, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी 4, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं, 12। 12 में से एक सीट मिलेगा, यानी लोकसभा इलेक्शन या राज्यसभा इलेक्शन जो भी होता है, तो ये 12 सीट है। इस 12 सीट में सिंपल पास्ट को कितना सीट मिलेगा, सिर्फ एक। तो V2 बेचारा एक सीट लेके बैठा रहेगा, यानी 12 में से एक सीट इसका होगा। तो अभी सोचो कि 11 और है, 11 और है, 12 में से एक सीट लेके बैठ गया। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले V5 के बारे में बताया था। V5 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंगुलर, प्रेजेंट सिंगुलर, प्रेजेंट सिंगुलर। अब याद रखना, ये इसको भी एक ही सीट मिलता है, इसको भी एक ही सीट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक ही टेंस में दिखता है, वो होता है सिंपल प्रेजेंट। अब आप बोलोगे सर V1 क्यों नहीं आता, तो V1 के साथ कुछ एक्सेप्शन है। अगर V1 बिना हेल्पिंग वर्ब का आता है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, तो वो सिंपल प्रेजेंट हो गया। लेकिन अगर वो दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गया, डिड यू प्ले क्रिकेट, तो वो पास्ट हो सकता है, विल यू प्ले क्रिकेट तो फ्यूचर हो सकता है। इसलिए V1 को इससे हम अभी दूर रख रहे हैं। तो यानी ये दो भाई साहब ऐसे हैं जिनको एक एक सीट में खुश रहना पड़ेगा। तो 12 में से एक लिया सिंपल पास्ट, एक लिया सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अभी V1 को हम यहां शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये समझना, मैंने यहां पे एक वर्ड बताया जैसे कि प्ले, V1 हो गया, इसका V2 का फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, ईडी लगा दिया मैंने। अच्छा, इधर आ जाते हैं, अभी V3 V4 को नहीं टच करेंगे। इधर मैंने क्या बोला, क्या हो जाएगा, प्लेस। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो V2 क्लियर, कुछ खास नहीं, एक ही टेंस में होता है, यानी सिंपल पास्ट में हो जाएगा, बट इसमें एक्सेप्शन है, हर जगह ईडी नहीं लगता है, उसमें अलग अलग चीजें लगती है, इसलिए V3 को अलग से समझाएंगे, V4 को अलग समझाएंगे। ये 3 क्लियर, V1 क्लियर, V2 क्लियर और V5 क्लियर हो गया। अब V3 और V4 को समझने की कोशिश करते हैं थोड़े अलग से, ठीक है। सबसे पहले समझो, V3 को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है, इसके लास्ट में एज अ सफिक्स, सफिक्स क्या होता है समझ रहे हैं, सफिक्स का मतलब होता है शब्दों के लास्ट में जो वर्ड लगता है, रूट वर्ड लगता है, उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। इसके लास्ट में या तो ईडी लगेगा, या तो en लगेगा, या तो t लगेगा, या तो ne लगेगा। मतलब V3 इनमें से किसी से एंड होगा। ये क्या है, ये सारे के सारे सफिक्स है। ईडी क्या है, सफिक्स है, en क्या है, सफिक्स है, टी क्या है, सफिक्स है, ne क्या है, सफिक्स है। अब जैसे मान लो कि अभी प्लेड, प्लेड में हमने क्या लगा दिया था, ईडी लगा, ये आ गया। अच्छा, V2 भी प्लेड था, बट कभी कभी V2 V3 अलग होते हैं, ठीक है। अब en समझो, EATEN, E10, en लग गया, ये भी V3 हो गया।
टी से समझो, BURNT बर्न्ट, बर्न का V3 हो गया, BURN बर्न, बर्न का तीसरा फॉर्म हो गया, ठीक है। एनी, गो वेंट गॉन, एनी आ गया। तो यानी ये कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो V3 को बनाते हैं, लिखिए इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसके लास्ट में क्या क्या लग सकता है, ED, EN, T या NE। क्लियर है, समझ में आया? ये समझ में आया कि V3 को कैसे बना सकते हैं, ED, EN, T और NE। अब सवाल है कि किस किस टेंस में यूज होता है, ये कौन कौन से टेंस में यूज होता है। ये V3 क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। अब समझना, ये लिख लिया आपने। पहली बात, अगर हम हैज के साथ और हैव के साथ ये V3 को लगा दे, V3 लगेगा, तो फिर ये होता है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। पहला टेंस, पहला सीट ले लिया, एक टेंस मिला इसको, कौन सा टेंस मिला, प्रेजेंट परफेक्ट, एक टेंस मिला। दूसरा समझना, अगर हम हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दे, तो फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट। दूसरा सीट ले लिया, 2 सीट मिला इसको। तीसरा, अगर हम विल के साथ में या शैल के साथ में हैव लगा दे और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दे, तो इसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। 3 सीट मिला। तो 12 में से V3 को कितना सीट मिला, 3 सीट। ठीक है, एक ले लिया V2, एक ले लिया V5, एक 3 ले लिया, ये 5। अभी कितना बचा है, 7 बचा है। सवाल है कि अब कौन इसमें सबसे कद्दावर नेता कौन है, सबसे ज्यादा सीट लेके कौन, किसको बहुमत किसको मिली, तो बहुमत जिसको मिलेगी वो आगे अभी आने वाला। तो ये समझ लिया आपने कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ये क्लियर है। तो V3 को इन्हीं के साथ यूज करते हैं। अच्छा, V3 लगने से पहले हैज हैव होना ही चाहिए, हैज हैव और हैड होना ही चाहिए अगर ये एक्टिव में है तो। पैसिव की अलग बात है, अभी पैसिव में हम लोग अलग बात करेंगे, एक्टिव में ये होना ही चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब हमारा V3 क्लियर हो गया। ठीक है, तो V2 को कितना सीट मिला, 1। V5 को कितना सीट मिला, V5 को मिला 1। V3 को कितना सीट मिला, 3। बेचारा 3 नाम भी था, सीट भी मिला 3। काश इसको 5 नाम था, इसको भी 5 मिल जाता तो अलग बात था, लेकिन इसका नाम भी था 3 और सीट भी कितना मिला, 3। चलिए देखते हैं, V2 को बेचारा 2 सीट भी नहीं मिला, 1 सीट में मिल गया। अब देखते हैं, 12 में से 1, 2, 3 और 4 सीट मिल चुका है। अब आते हैं V4 के ऊपर। तो V4 देखो, V4 को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला, या तो इसको कंटिन्यूअस फॉर्म बोल सकते हैं, या तो इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। याद रखिए, प्रेजेंट टेंस नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल बिल्कुल अलग शब्द होता है। टेंस, प्रेजेंट टेंस कुछ अलग है, पार्टिसिपल अलग चीज होता है। ठीक है, पार्टिसिपल थोड़ा सा डीप मीनिंग होता है। तो इसको या तो कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। V4 के लास्ट में सफिक्स क्या लगता है, ING लगता है। एक बच्चा भी जानता है कि V4 क्या बनता है, ING से बनता है। ठीक है, इसमें कुछ और तो एक्सेप्शन नहीं है, सबसे आसान समझना यही है। अब यहाँ पे कुछ बात आती है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो V4 का समझो काम। सबसे पहली बात, अगर इज, एम, आर के साथ में अगर V4 लग गया तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम नाम नहीं लिख रहे, बस बता रहे, 1 सीट मिला इसको। ठीक है, दूसरा, अगर वॉज के साथ में और वर के साथ में ये V4 आ गया तो इसे हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ये आप लोग पढ़ा भी होगा, इसको दूसरा सीट, एक और सीट मिल गया, एक और सीट मिल गया।
ठीक है। तीसरा, अगर हम विल के साथ में और शैल के साथ में बी लगा दे और बी के साथ V4 लगा दे तो इसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो एक एक सीट मिल गया, 3 हो गया। अब यही नहीं रुकेगा, ये अपने ग्रुप का राजा है, ठीक है। तो समझना इसके लास्ट में क्या लगता है, ING। तो ये बोलता है के लगा के ING है, हम इसके क्या हैं, किंग है, हम इसके राजा हैं, ठीक है। अब समझना फोर्थ में, अगर हैज के साथ में या हैव के साथ में अगर बीन लग गया और तब V4 लग गया तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो होता है, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर, अगर हैड के साथ में हम बीन का इस्तेमाल कर दें और तब V4 लगा दे तो ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नीचे वाला क्या बना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और 6th समझना कि अगर सेंटेंस में विल या शैल के साथ में अगर हैव लग गया और फिर उसके साथ अगर हम बीन लगा दिए और बीन लगा के फिर V4 लगा दिए तो ये बन गया मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 3 सिंपल कंटिन्यूअस थे और ये 3 मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। हाँ, प्लस लगाना है बट ऐसे भी लगाए नहीं हम, ठीक है। तो समझने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ समझना ये हो गया, इसको 1 सीट, फिर 1 सीट और इसको 1 सीट, यानी टोटल इसको कितने सीट मिल गया, 6। तो 12 में से दबदबा किसका है, V4 का दबदबा। अब फिर से एक बचा, एक मिला पास्ट V2 को, एक मिला V5 को, 3 मिला V3 को, कितना हुआ 5, 6 मिला किसको, V4 को, एक बचता। तो वो एक जो बचता है वो होता है V1, वो एक बचता है वो होता है V1। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, V1 बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। तो एक V1 को भी मिल गया, ठीक है। हम V1 को लास्ट में इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि V1 जो है वो एक्सेप्शन है। तो समझो कि V1 को भी 1 मिल गया, V2 को 1 मिल गया, V3 को 3 मिल गया और V4 को कितना मिला, 6। यानी बहुमत तो यही मिल गया इसको। हाँ, अब सब पार्टी मिल गया तो फिर मिली जुली सरकार बनेगी, ठीक है। यही मिली जुली सरकार, कोलिशन का गवर्नमेंट बनता है। तो यही समझना है हमें कि आखिर सबसे ज्यादा पोजीशन, सबसे ज्यादा सीट और सबसे ज्यादा टेंस किसको मिलता है, V4 को मिलता है। तो V4 का हमारा यहाँ पे दबदबा है, V4 कहता है जलवा हमारा है, ठीक है। लेकिन वही अब उल्टा हो जाएगा, पासा पलट जाएगा, द टेबल्स विल बी टर्न। जब आप एक्टिव वॉइस में V4 का चलता है, लेकिन पैसिव में V3 बोला कि हम तुमसे बदला लेके रहेंगे। पैसिव में सब खत्म, किसका जलवा रहेगा, V3 का। यानी अब इसको और समझ लीजिए, इसको हम थोड़ा सा और बता देते हैं कि एक्टिव वॉइस में, ठीक है, V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, V4 हो गया और V5 हो गया। यह कुछ भी हो जाए, अगर जहां सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है ये सब के सब बन जाएंगे किसमें, V3 में। तो एक्टिव वॉइस में V4 ने 6 सीट रख लिया था। पैसिव में V3 बोला हम किसी को जगह नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, पैसिव में इसी की हुकूमत चलेगी, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव पैसिव में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। पैसिव में V3 ही हर जगह यूज होता है, एक्टिव में अलग अलग होता है। तो एक्टिव का राजा V4 है, पैसिव का राजा V3 है। ये समझ में आ गया अब आपको कि कैसे कैसे इनका यूज करता है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो बेसिक से समझाएं ताकि आप लोगों को चीजें समझने में आसान हो और आपको समझ में आए सिर्फ वर्ब का फॉर्म्स नहीं, वर्ब के फॉर्म्स के साथ साथ ये भी समझ में आए कि आखिर ये वर्ब किस किस टेंस में यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर हम लोग, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा मैं बता रहा हूं, हमने क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, मेन वर्ब क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब क्या होता है और फिर आगे कुछ कुछ फिर इसका हम लोग यूजेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी कमेंट फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्नॉलेज इट, ठीक है। चीजें समझ में आई, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।